हमारे पास अलग आ जाएगा सेल इंजरी के बारे में। तो सेल इंजरी के अंदर हमारे पास पहला टॉपिक है पैथोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब पैथोलॉजी का मेन काम क्या है, हमने कोई भी डिजीज आएगी ना हमारे पास, हमने उसके ऑल एस्पेक्ट को स्टडी करना है कि हमारे पास होती क्यों है, उसके मतलब फीचर्स क्या हैं, एक्सेट्रा सिम्टम्स क्या हैं। तो जब भी पैथोलॉजिस्ट के पास एक पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उसके लैब टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद या अगर किसी ऑर्गन का सैंपल लेना है तो वो ले लेते हैं, तो फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और उसकी मतलब पैथोलॉजी को मतलब डिजीज जिस वजह से या पॉजिटिव एजेंट्स को हम मेनली आइडेंटिफाई कर देते हैं। ओके, अब सर ये है हमारे पास, ठीक है। मैं आपको ना मेनली स्टडी करवाई जा रहा हूँ, आपने जस्ट हेडिंग देखनी है और अंदर देख के जाना है और आगे कुछ भी नहीं करना है। ओके, सेल इंजरी के बारे में बताएंगे। सेल इंजरी कभी भी ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास कम हो जाए तब इंजरी हो जाएगी। ओके, उसके बाद किसी भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के अंदर हमें इंजरी हो जाएगी। उसके बाद फिजिकल ट्रॉमा, अगर कोई चोट लग जाए तब सेल को इंजरी हो जाएगी, या कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से इंजरी हो जाएगी। ओके, अब सेल की जो टाइप है ना इंजरीज की, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जब भी कोई मतलब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आता है ना या इंजरी होती है सेल को, तो सेल अपने आप को ना अडाप्ट करने की कोशिश करता है। ओके, ताकि वो अपना परफॉर्म कर सके नॉर्मल फंक्शन ना, लेकिन इसी को हम फीचर को हम कहते हैं ये हमारे पास है अडाप्टेशन। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, लेकिन जब ये स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है ना तो अडाप्टेशन कम हो जाती है, ठीक है, डिमिनिश अडाप्टेशन। तो इसे हम कहते हैं तब सेल इंजरी हो गई कि अडाप्टेशन खत्म हो गया तो सेल इंजरी स्टार्ट हो गया। ओके, उसके बाद आपने बताना है कि अगर हमारे पास इंजरी जो अपने आप को रिवर्स कर सकती है, मतलब जो चेंज हुआ है ना सेल अपने आप को रिवर्स कर सकता है, तो वो रिवर्सिबल इंजरी है। लेकिन अगर हमारे पास सेल अपने आप को इंजरी के बाद रिवर्स नहीं कर पा रहा अपनी एक्चुअल स्टेट के अंदर, तो ये हम कह देंगे इरिवर्सिबल इंजरी है। ओके, इरिवर्सिबल इंजरी के बाद हमने बताना है एक बार जब इंजरी हो जाती है ना, स्ट्रेस आ जाता है, तो अगर इंजरी रिकवर नहीं कर पाते तो सेल ऑटोमेटिकली अपने आप को डेथ की तरफ ले जाता है। अब मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी होती कैसे है, तो हमारे पास सब मेनली वो कह रहा है 4 हमारे पास यहाँ पे मैकेनिज्म गिवन है। लेकिन सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, अगर उसकी परमिबिलिटी बढ़ जाए, परमिबिलिटी क्या होती है कि लेकिन आमतौर पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है, वो हमारे पास होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब थोड़ी सी चीज़ें अंदर जा सकती हैं, लेकिन जब हमारे पास परमिबिलिटी बढ़ जाएगी तो हर चीज़ अंदर की तरफ मूव करने लग जाएगी। तो इतना ज़्यादा जब वाटर वगैरह मूव करेंगे इनसाइड, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेल के अंदर वाटर ज़्यादा हो जाएगा और वो सेल बस्ट कर जाएगा। ओके, लेकिन जब हमारे पास प्लाज्मा की सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी बढ़ जाती है ना, तो अब हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट कैल्शियम आयंस वगैरह डिफरेंट आयन भी मूव करते हैं ना अंदर, तो वो आयन जाके डिफरेंट प्रोसेस या एंजाइम्स को ट्रिगर कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि सेल डेथ करा देते हैं। अब इंजरी अगर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंजरी हो जाए ना, तो देखिए क्या होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर जब सेल मेम्ब्रेन बस्ट होती है ना, तो अब क्या होता है कि जो उसकी कंपोनेंट्स भी डैमेज होते हैं, ठीक है, वो अब अक्यूमुलेट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो सेल डेथ काज कर देते हैं। मतलब देखिए जब सेल मेम्ब्रेन का कोई इशू होगा ना, तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी इशू होगा, डिफरेंट एंजाइम डैमेज सेल से आ रहे होते हैं ना, वो अक्यूमुलेट होंगे, वो सेल डेथ काज कर देंगे। जब ऑर्गेनेलिस को अगर इंजरी हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास वो भी पता लगा कि माइटोकॉन्ड्रिया आमतौर पे एटीपी बना रहा होता है ना, तो जब सेल ऑर्गेनेली को इंजरी होगी ना, तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह से एनर्जी भी नहीं बनेगी, तो सेल डेथ हो जाएगी। ओके, अब इंजरी टू क्रोमेटिन का डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए, तो डीएनए की कोई इंजरी है ना, तो वो भी सेल डेथ काज कर सकती है। मेनली हमारे पास क्या स्पेसीज होते हैं जो हमारे पास प्रोग्राम सेल डेथ करवा देते हैं। आप टाइप ऑफ सेल डेथ देखेंगे, एक होती है नोट प्रोग्राम सेल डेथ जिसे हम कहते हैं नेक्रोसिस हो गया, और एक होती है प्रोग्राम सेल डेथ जिसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस हो गया। अगर हमारे पास मेन ये टू टाइप्स ऑफ गिवन है, प्रोग्राम सेल डेथ क्या होती है, जिसके अंदर क्या स्पेसीज इन्वॉल्व होते हैं। ओके, और ये प्रोग्राम करके मतलब किसी कोई कैंसर सेल वगैरह जो जो हमें चाहिए नहीं उसकी आप डेथ करवा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्रोग्राम सेल डेथ का स्पेसीज नहीं ना करवा रहे, तो वो हम कह देंगे ऑटोफेगिया, ये हमारे पास टाइप होती है प्रोग्राम सेल डेथ की। अब आपको मेन चीज़ पढ़ाऊँ कि हमारे पास जो होती है ना नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस के बारे में आपको मैंने पहले बताया कि ये प्रोग्राम अनप्रोग्राम सेल डेथ है, मतलब इसमें हमने प्रोग्राम नहीं करवाया, किसी कोई एंजाइम लीकेज हो गया या वैसे कोई सेल डाइजेशन होगी, तो ये सेल इंजरी की वजह से होती है ऑटोमेटिकली। लेकिन जो एपोप्टोसिस होती है ना, ये प्रोग्राम सेल होती है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है सेल का कि वो अपनी करा सकता है प्रोग्राम सेल डेथ, इसे एपोप्टोसिस कहेंगे। नेक्रोसिस की टाइप होते हैं कोगुलेटिव, ल्यूकोफेटिव नेक्रोसिस, गैंग्रीनस, कैशियस, फैट और साथ में फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। ओके, अब कोगुलेटिव में क्या होगा, सेल की शेप बिल्कुल ठीक रहेगी लेकिन न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि जब भी कोई वेसल ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाता है। लिक्विड फेटिव नहीं, मतलब लिक्विड फेटिव मतलब लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सेल। ओके, तो ये हो जाएगा मेनली ब्रेन के अंदर, ठीक है। गैंग्रीनस में गैंग्रीन बन जाएगी, ब्लैक सी कलर, ब्लैक सी बन जाएगी पाँव के ऊपर या हाथ के ऊपर, ठीक है। ये मम्मीफाइड टिश्यू से रिजेंबल कर देती है और इसे हम कहते हैं ये भी टाइप है लिक्विफेटिव नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है फर्दर ना। कैशियस नेक्रोसिस में बताना कि इसमें चीज़ लाइक अपीयरेंस होगी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर होगी। फैट नेक्रोसिस के अंदर अपने बताना कि इसमें क्या होगा, चाकी वाइट अपीयरेंस होगी इस नेक्रोसिस के अंदर। अब फाइब्रोनोइड नेक्रोसिस के अंदर अपने बताना मेनली सेल वॉल्स की नेक्रोसिस होती है। ओके, तो नीचे जो कंडीशन लिखी हुई है टीबी वगैरह, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस वगैरह, ये आपने याद रखनी है। ओके, और एमसी को आपने खुद देख लेना, ठीक है। अब नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में डिफरेंस आ जाता है कि नेक्रोसिस होती है वो एक्टिव प्रोग्राम प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन एपोप्टोसिस है ना वो पैसिव
अनप्रोग्राम प्रोसेस है, मतलब ये हमने अनप्रोग्राम तौर पे करवा लेना है। ओके, अब इसमें नेक्रोसिस में ज़्यादा सारे सेल इफेक्ट होते हैं, लेकिन इधर एक सेल इफेक्ट होता है, यहाँ पे सेल स्वेल होता है, लेकिन एपोप्टोसिस में सेल की श्रिंकेज होती है। नेक्रोसिस में सेल का लाइसिस हो जाता है, उधर वो सेल बॉडीज बन जाती हैं एटसेट्रा। तो इसमें नेक्रोसिस में एनर्जी नहीं चाहिए होती, लेकिन एपोप्टोसिस में भी एनर्जी चाहिए होती है। ओके, ये नेक्रोसिस अननेचुरल पाथवे है, और लेकिन ये एपोप्टोसिस ना नेचुरल पाथवे है। ठीक है, अब हम सेलुलर अडेप्टेशन की बात करेंगे, तो अडेप्टेशन सबसे पहले अगर सेल का साइज बढ़ जाता है ना, या किसी ऑर्गन का साइज, लेकिन अगर देखें जब हम जिम वगैरह जाते हैं ना, तो हम मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे मसल्स बल्की हो जाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है। ये हाइपरट्रोफी की एग्जांपल है। हाइपरप्लेजिया होता है कि अगर सेल का नंबर इंक्रीज कर जाए, देखिए जब हमारे पास प्रेगनेंसी वगैरह होती है ना, तो हमें क्या होता है कि हम फीमेल ने लैक्टेशन करनी होती है बेबी को, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज कर जाता है। एट्रोफी क्या होता है कि सेल का साइज छोटा हो जाता है। जब हम देखें अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, तो हमारे पास ना जो हम पट्टी वगैरह कर देते हैं, तो मसल मूव नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली साइज छोटा होने लग जाता है सेल का ना, क्योंकि जो प्रोटीन होती है ना, उसकी डीनेचुरेशन स्टार्ट हुई होती है। मेटाप्लेजिया क्या होता है कि देखिए एक फॉर्म ऑफ होती है ना, मतलब लाइक वन फॉर्म है ना उसकी एपिथेलियम की, वो कन्वर्ट हो जाती है किसी और टिश्यू के, किसी और फॉर्म के, लाइक अगर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है ना, तो वो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, ये मेटाप्लेजिया। ओके, अब ये हमारे पास आपके साथ कुछ एग्जांपल्स वगैरह लिखी है, उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे पास कैल्सिफिकेशन दो किस्म की होती है। ठीक है, अब कैल्सिफिकेशन क्या होती है कि देखिए किसी भी टिश्यूज के अंदर ना, अगर बोन की देखिए आमतौर पे तो बोन के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है ना, अगर बोन के अलावा कहीं पे कैल्शियम आ जाएगा ना, तो हम कह देंगे कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो गया। अगर तो ये डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन देखिए, अगर तो किसी सेल कहीं सेल की इंजरी हुई है, उस वजह से ना वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट होने लगा, तो हम कहेंगे ये डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है। ओके, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा लाइक हाइपरथायरॉइडिज्म है, ठीक है, जिस अब लाइक हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, जिसके अंदर पैराथायरॉइड हार्मोन ज़्यादा है, वो हमारे पास बॉडी के अंदर उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है पैराथायरॉइड हार्मोन की, तो बोन से अंदर से कैल्शियम निकल जाएगा। अब जब इतना एक्सेस कैल्शियम होगा ना, तो वो हमारे पास बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज लाइक किडनी वगैरह के अंदर वो जाके वहाँ पे ना कैल्सिफिकेशन स्टार्ट करवा देगा, तो हम इससे कहेंगे ये हमारे पास मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है। ओके, मेटा उसके बाद हमारे पास एल आ जाता है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो इंजरी काज कर सकते हैं ना, माइक्रोब्स, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस हो सकते हैं। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की देखें ना, अगर बैक्टीरियल सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखें, तो कुछ होते हैं एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल कंपोनेंट। पहले हम एसेंशियल कंपोनेंट पढ़ते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, इसमें जस्ट एक एक लाइन आप खुद याद कर सकते हैं, ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं ये। देखिए अगर हम पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करेंगे ना, तो हमारे पास उसका काम क्या है, उसने सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करनी है। जो ग्राम नेगेटिव मेम्ब्रेन होती है ना, वो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, लिपिड ए प्रेजेंट होता है उसके अंदर, ये एंडोटॉक्सिन का कंपोनेंट है। अगर हम पॉजिटिव सरफेस को देखेंगे तो टाइकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के ऊपर देखेंगे तो लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट होगी। सेल वाल जो बैक्टीरिया की पड़े हैं ना, न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा, डीएनए जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाद पेरीप्लाज्मा एक्सेट्रा, कुछ खास नहीं है। ओके, अब नॉन अगर इसेंशियल कंपोनेंट्स देखें ना सेल वाल के अंदर बैक्टीरिया के जो प्रेजेंट होते हैं, वो फ्लैजेला हो सकते हैं जो मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्पोर होते हैं जो उसे रेजिस्टेंट बनवा रहे होते हैं डिफरेंट मेडिकेशंस या हीट वगैरह से, प्लाज्मिड होता है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अंदर, या उसके जीन्स बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बस एटसेट्रा। अब ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा क्वेश्चन या पेप्टाइडो देखें। अब जो पॉजिटिव होता है ना, उसका पेप्टाइडोग्लाइकन वो थिक होता है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। टाइकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट होता है, वो लाइपोपॉलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल सेल वाल और वायरल सेल वाल के सेल के अंदर डिफरेंस देखेंगे। देखिए जो वायरस होता है वो सेल नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया एक सेल होता है। डायमीटर के अंदर आप खुद देख सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड देखें, वायरस या तो कोई डीएनए या आरएनए वायरस होता है, और इधर बहुत डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वायरस के अंदर कोई अपना न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। यहाँ पे 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। वायरस के अंदर अपनी प्रोटीन नहीं होती, वो अपनी सिंथेसिस नहीं करवा सकते। मोटिलिटी की बात करेंगे तो वायरस नॉन मोटाइल होते हैं और बैक्टीरिया कुछ मोटाइल होते हैं। अब बैक्टीरिया की ग्रोथ देखेंगे, जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है ना, उसकी 4 फेज होती हैं। लैग फेज वो होती है जिसके अंदर ना वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो शो कर रहा होता है, लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रहा होता। लॉग फेज में बताएंगे कि अब ना वो हल्का हल्का सा डिवीजन स्टार्ट कर रहा है, लेकिन स्टेशनरी फेज में क्या बताएंगे कि जितने सेल बन रहे हैं ना, उतनी सेल की डेथ हो रही है। और डेथ फेज में बताएंगे कि अब प्रोडक्शन कम हो रही है और बैक्टीरिया की और डेथ ज़्यादा हो रही है। ओके, ये आपके पास ड्रॉ की गई, आपने अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद स्टेप्स देखेंगे वायरल एप्लीकेशन के। सबसे पहले किसी वायरस ने आना है, आपकी बॉडी के अंदर अटैच करना है। अटैच करने के बाद सेल के अंदर वो पेनिट्रेट कर जाएगा, फिर अपना वो कोड जो उसने पहना होता है ना, वो उतार देगा, फिर वो आप वहाँ पर रेप्लिकेट करेगा। अब वो वहाँ पे फिर वो मैच्योर होगा और वो फिर डिफरेंट टिश्यूज के अंदर रिलीज हो जाएगा। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के टाइप फूड पॉइजनिंग हो सकता है, जिसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस काज करा देते हैं, यूटीआई हो गया, एसटीआईज हो गए, एटसेट्रा। अब बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस में सबसे देखें, सबसे पहले बैक्टीरिया होस्ट के अंदर आएगा, अटैचमेंट करवाएगा, अपनी प्रोडक्शन
ज़्यादा करवा देगा, कॉलोनाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर वो होस्ट टिश्यूज़ के अंदर इन्वेड कर जाएगा, वहाँ पे ग्रोथ कराएगा अपनी, और फिर वो लीव कर देगा होस्ट को और नए होस्ट के अंदर एंटर हो जाएगा, ओके। अब बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस के अंदर आपने डिजीज़ के बारे में पता कर लिया कि हमारे पास फैक्टर कौन से हैं। अब देखिए किसी इंसान, कोई इंसान होते हैं जिन्हें बीमारी कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है इम्यून स्टेटस ऑफ होस्ट के ऊपर, उसका बैक्टीरिया कौन सी स्पीशीज अटैक कर रही है, एटसेट्रा, ओके। उसके बाद हमने आ जाना नेक्स्ट, एलो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। और देखें स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि जो बॉडी के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं ना, मतलब, लेकिन ये देखें आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो स्टेरिलाइजेशन करेंगे ना, वो मेनली हम कर रहे होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ओके। लेकिन डिसइंफेक्टेंट हम करेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइक देखें हमने अपने हाथ क्या करने हैं, स्टीराइल करने हैं। लाइक देखिए मैंने हाथ हैंड वॉश किए ताकि हमारे बॉडी के ऊपर जो हाथ के ऊपर वो जर्म्स लगे हुए थे ना, बैक्टीरिया वगैरह, वो रिमूव हो जाए, परमानेंटली उन्हें इनएक्टिव करवा दिया जाता है, तो जिसे कहते हैं स्टेरिलाइजेशन है। लेकिन डिसइंफेक्शन की बात करेंगे ना, तो वो होता है कि हम जो लाइक हमारे पास सीजर्स होगी, जो हमारे पास हम जो डेली मतलब क्लिनिकल में यूज़ होती हैं चीज़ें, अब उनके ऊपर से अगर हमने पैथोजेनिक एजेंट्स को रिमूव करवाना है ना, तो वो डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्शन। और अगर जो जिसके ज़रिए हम करवा रहे हैं डिसइंफेक्टेंट, तो वो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। अब कौन सी चीज़ें स्टीरिलाइज करवा सकते हैं, हीट हो गया, ऑटोक्लेव, हॉट एयर, ओवन एटसेट्रा, आपने देख लेनी है। डिसइंफेक्शन में सबसे पहले बता रहा है कि सबसे पहले आपने हीट से उसे करना, डिसइंफेक्टेंट करना, ठीक है। उसके बाद उसे आपने बिफोर डिसइंफेक्शन क्लीन पहले कर लेना, उसके बाद, ठीक है। उससे हम आपको क्या होगा कि वो टॉक्सिसिटी वगैरह कम हो जाएगी। अब कौन सी हमारे पास डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ कर होते हैं, सबसे पहले हम कहेंगे अल्कोहल, डिटर्जेंट, फिनोल और क्लोरीन एटसेट्रा। अब हमारे पास कुछ फिजिकल और केमिकल एजेंट्स होते हैं, स्टेरिलाइजेशन में यूज़ होते हैं। जो फिजिकल एजेंट्स में हम मेनली वो बताया को हम पहले पढ़ चुके हैं एटसेट्रा, और केमिकल एजेंट में हम सबसे पहले आपको बताया ना, ग्लूटाल्डिहाइड हो गया, तो स्पोरिसिडल एक एजेंट है ये, ठीक है। ये हमारे पास यूज टू क्लीन हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट, मतलब जो हीट सेंसिटिव मतलब होते हैं ना इक्विपमेंट्स, जो खराब हो जाते हैं हीट से, तो उन्हें अगर हमने डिसइंफेक्टेंट करना है ना, तो हमने क्या करना है, केमिकल एजेंट ग्लूटाल्डिहाइड यूज कर लेना, ओके। उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या यूज करना है, ये भी स्पोरिसिडल एजेंट है। ये हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर्स के पहले यूज कर होते हैं, सर्जरी के इक्विपमेंट्स को साफ करने के लिए। तो ये आपके पास एमसीक्यू है सीधे सीधे। इथाइलिन ऑक्साइड को हम देखेंगे तो ये हमारे पास ना हीट सेंसिटिव एलिमेंट, ये स्टीम स्टीरिलाइजेशन के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। तो तीनों के अंदर आपने चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम फार्मा डिस्कस करेंगे, तो फार्माकोलॉजी क्या है आपको पता है कि इसी स्टडी है मतलब इसमें हम करेंगे ओरिजिन, कहाँ से ड्रग ओरिजिन हुई है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, और अब उसके बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या है, ये स्टडी है फार्माकोलॉजी। ड्रग अब होती क्या है, ये हमारा बायोलॉजिकल या फिजिकल या केमिकल एजेंट होता है, जिसे हम यूज़ करते हैं किसी डिजीज़ की प्रिवेंशन के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर या डायग्नोसिस के अंदर। अब ये प्रो ड्रग होती है जो हमारे पास बॉडी के अंदर ना इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। अब प्लेसिबो होते हैं, देखें आप कुछ लोग होते हैं जिन्हें मतलब ड्रग हमने नहीं देनी होती, लेकिन वो जब तक ड्रग वो कहते हैं हम मुझे ड्रग ना मिले तो मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो एक डमी ड्रग होती है। इसका आमतौर पे बॉडी के अंदर कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता, लेकिन हम ना सिंपल पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए दे रहे होते हैं, इसे कहते हैं ये प्लेसिबो है। एक्टिव प्रिंसिपल जिसके अंदर मतलब मेनली ड्रग्स जहाँ से बनी होती हैं, सोर्सेज ऑफ ड्रग देखेंगे जहाँ से सोर्स होते हैं, नेचुरल सोर्स हो सकते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। सेमी सिंथेटिक में मेनली हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे, और सिंथेटिक में जो मतलब खुद सिंथेसाइज कर लेंगे, पेस्टमोल, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होगी। नेचुरल जो हम एनिमल से ले रहे होते हैं लाइक इंसुलिन वगैरह, उसके बाद प्लांट से ले रहे होते हैं लाइक डाइजोक्सिन, जहाँ से डिजिटालिस बनती है, ओके। अब ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग की बात करेंगे तो हमारे पास जब हम साइट जिस ड्रग जब ले लेते हैं ना एक बार ड्रग, तो उसके रूट के ऊपर उसकी ऑब्जॉर्प्शन डिपेंड कर रही है कि आईवी ले रहे हैं, इंट्रावीनस ले रहे हैं, इंट्रामस्कुलर ले रहे हैं, सबक्यूटेनियस ले रहे हैं, लिंगुअल ले रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऑब्जॉर्प्शन, ओके। और ये डिपेंड करेगा फैक्टर इसके पीएच के ऊपर डिपेंड करेगा, बॉडी की ब्लड फ्लो के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर एटसेट्रा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए ब्लड वॉल्यूम कितना है, ब्लड के डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं, और टिश्यू की परमिबिलिटी कितनी है। इनके ऊपर डिपेंड करी होगी हमारे पास ना जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, इसके ऊपर डिपेंड करी होगी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम बताएंगे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग की बात करेंगे तो अगर लिपिड सोल्युबल है ना, तो वो इजीली हमारे पास बॉडी से एलिमिनेट हो सकती हैं। और एक्सक्रीशन की बात करेंगे ना, तो रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। ऑर्फन ड्रग ऐसी ड्रग होती है जिसके अंदर मतलब किसी रेयर मेडिकल कंडीशन के अंदर यूज होती है, ओके, किसी रेयर डिजीज की ट्रीटमेंट के अंदर। अब हम मेनली बात करेंगे रिसेप्टर क्या होते हैं, जहाँ पे आप किसी ड्रग ने बाइंड करना है ना, वो समझ लें कि वो रिसेप्टर है। अब एगोनिस्ट होता है, मतलब ऐसे ये होते हैं ड्रग्स या बायोलॉजिकल एजेंट्स जो रिसेप्टर के ऊपर जब बाइंड करते हैं ना, तो उसकी मतलब सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एज हमारे पास जो लाइगैंड बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट था ना, लाइक इंसुलिन जो प्रोड्यूस करना था ना, अब हम कोई ड्रग दे रहे हैं जो वो भी सेम
वे में इंसुलिन प्रोड्यूस करवा रहा है। पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं जो मतलब बाइंड तो कर जाते हैं रिसेप्टर के साथ, लेकिन अब उनकी कुछ ना पार्शियल एफिशिएंसी होती है, ठीक है? अब वो फुल एगोनिस्ट वाला काम नहीं कर रहे, मतलब जहाँ पे 100 मिलीग्राम ऑफ इंसुलिन बननी थी ना, वहाँ पे ये 50 मिलीग्राम ऑफ इंसुलिन बनाएँगे। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं, जब ये सेम रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं जहाँ पे हमारे पास एगोनिस्ट ने बाइंड करना है, लेकिन ये रिस्पॉन्स ऑपोजिट प्रोड्यूस करवाएँगे। जैसे एगोनिस्ट ने अगर इंसुलिन बनानी है ना, तो इन्होंने फिर इंसुलिन नहीं बनानी, ओके? अब एंटागोनिस्ट ने मेनली काम इसका होता है, इसकी हाई एफिनिटी होती है, बाइंड करते हैं रिसेप्टर के ऊपर और जाके डायरेक्टली ब्लॉक करवाता है रिसेप्टर को। अब टाइप ऑफ रिसेप्टर में देखेंगे कि आपको पहले पता है सेकंड मैसेंजर हो सकते हैं एटसेट्रा, आयन चैनल रिसेप्टर हो सकते हैं, तो डिफरेंट आपके पास आपने पहले ही पढ़े हुए हैं रिसेप्टर, ठीक है? बायोकेम का ये टॉपिक था। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आपके पास टाइप ऑफ एएनएस को डिस्कस करने लगे हैं। आपके पास ना जो एएनएस की बात करेंगे ना, मेनली आपके पास 2 किस्म के रिसेप्टर होंगे, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होंगे और एक होंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है? अब एड्रेनर्जिक में अल्फा बीटा आ जाएंगे और कोलिनर्जिक में आ जाएंगे मस्कार्निक रिसेप्टर जहाँ पे और निकोटिनिक रिसेप्टर, ओके? साथ में डोपामिन भी आ जाते हैं। अब सबसे पहले आप ना एड्रेनो रिसेप्टर या डोपामिन रिसेप्टर की बात करेंगे, तो आपके पास ना देखिए रिसेप्टर होते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 और डोपामिनिक रिसेप्टर हो गए। अब इनकी लोकेशन आपने एक बार खुद देख लेनी है, ओके? जितने भी सारे रिसेप्टर हैं ना अल्फा 1 के लिए अलावा, वो सारे जीआई के रिएक्ट करते हैं। जीआई का आपने सिग्नल ट्रांजैक्शन की वीडियो मैंने आपको शेयर की हुई है, ओके? मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा आपको इस वीडियो में। उसके बाद आपने बताया सेकंड मैसेंजर जो होते हैं ना, आप अब देखें जीक्यू वाले के अंदर आईपी3 और डैग बनता था, आपको उस वीडियो के अंदर आइडिया था, और बाकी सबके अंदर अब साइकिल की एमपी बनेगी या कम होगी वो आपने देख लेना है। अब इनके मेजर फंक्शन भी आपने एक बार रीड कर लेना है। और अब M1, अब कोलिन वो थे हमारे पास एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, अब हम पढ़े हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर M1, M2, M3, साथ में आपके पास इस तरफ आ जाएंगे एन और साथ में एनएम। तो इसमें हमने देखे लोकेशन आपने खुद देख लेना, वेंडिंग में प्रेजेंट होते हैं M1। अब ये सारे ये भी हमारे पास GQ, G1, GQ और देखें सारे के सारे आपके पास जो है ना, मेनली वो GQ के रिएक्ट कर रहे हैं और M2 वाला G1 के रिएक्ट कर रहे हैं। दोनों के अंदर आईपी3 और डैग का आपको पता है, जहाँ पे भी GQ प्रोटीन सिग्नलिंग पाथवे की बात होगी ना, वहाँ पे आईपी3 और डैग का आपने जिक्र जरूर देख लेना, वो आपने बायोकम से देखना है, ओके? अब एएनएस में देखें अब मेनली यहाँ पे यही बताया गया कि हमारे पास अगर बॉडी है ना, तो बॉडी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा अगर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगी या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन। तो वो हमें पहले से आइडिया है कि हमारे पास अगर आई है ना, देखें तो अगर सिंपैथेटिक एक्शन होगा तो वो देखें आई के मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, और अगर पैरासिम्पैथेटिक तो वो रिलैक्स कर जाएंगे। इसी तरह आपने सारा ये टेबल देख लेना अपनी मेडिकेटिक्स, ओके? उसके बाद आपने कम्युनिटी मेडिसिन की बात करनी है। कम्युनिटी मेडिसिन का हमारा पहला एल है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ क्या है कि हमारे पास इंसान का कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, कि इंसान फिजिकली भी ठीक है, मेंटली भी ठीक है, सोशली भी ठीक है, वो सबसे इंटरेक्ट कर रहा है, और इसमें मेनली कोई डिजीज हमारे अंदर नियरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, ओके? उसके बाद अब बताएंगे WHO क्या कहता है हेल्थ क्या है। हेल्थ एक कंडीशन है, थर्ड लाइन है, ए कंडीशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, देखिए जिसके अंदर एडुकेट बॉडी के अंदर फंक्शनिंग, मतलब सारी फंक्शनिंग ठीक है बिल्कुल, जिसके अंदर कोई जेनेटिक या इन्वायरमेंटल कोई इशू हमारे अंदर नहीं प्रेजेंट हो गया, ठीक है? हम बताएंगे नो ऑब्वियस एविडेंस ऑफ डिजीज, कि हमारे पास कोई डिजीज का एविडेंस हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद बताएंगे हाँ, अब जो हेल्थ होती है ना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की है, डॉक्टर्स की है, अब बंदे की अपनी भी है कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करे, उसकी फैमिली की है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है? लाइक अखुवत फाउंडेशन हो गया, इसार फाउंडेशन हो गया, अब रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया, उसके बाद एजुकेशनल, ये हमारे पास डिफरेंट लोग हैं जिनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमें हेल्थ के बारे में गाइड करें, ओके? अब हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव हेल्थ डायमेंशन होती है और कुछ होती हैं हेल्थ डिटर्मिनेंट्स होते हैं। अब डायमेंशन में सबसे बोलेंगे हमारे पास फिजिकल हेल्थ, हमारी बॉडी ठीक है, मतलब देखिए जो फिजिकली बॉडी नजर आ रही है कि वो बिल्कुल ठीक है। मेंटली बताएंगे हमारे पास स्टेट ऑफ बैलेंस, मतलब इंसान और मतलब उसके सराउंडिंग जो वर्ल्ड है ना, उस मेंटली तौर पे बिल्कुल वो ठीक है। सोशली में आके देखें उसका दूसरे लोगों के साथ रवैया कैसा है, वो बातचीत करने का तरीका क्या है। इमोशनली में बताएंगे इमोशनली ठीक है, उससे कोई स्ट्रेस तो नहीं हुआ, किसी को डेथ तो फैमिली में तो नहीं हुई, तो उससे उसकी इमोशनल हेल्थ मुतासर हो सकती है। स्पिरिचुअल हेल्थ में बताएंगे मतलब उसके ये बिलीव्स क्या हैं, उसके पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, एथिक्स क्या हैं, ठीक है? वोकेशनल हेल्थ में बताएंगे कि हमारे पास जब या बंदा जब लूज कर देता है जॉब वगैरह या रिटायर हो जाता है, तो देन फिर ये हेल्थ हम देखेंगे। तो ये सारी देखें, अब जब वो सिनेरियो देखेगा ना, आपको ऐसे नहीं देगा, वो देखेगा एक बंदा है उसकी फैमिली में डेथ हो गया, तो उसकी कौन सी हेल्थ में मसला आएगा, तो वो इमोशनल है। सोशल में आपको मैंने बता दिया, मेंटल में आपको बता दिया, एटसेट्रा, तो आपने खुद देखना है। हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स क्या है, वो हमारे पास देखें कुछ फैक्टर्स इनके ऊपर हेल्थ डिपेंड कर देते हैं। हेरिडिटी मतलब देखें जेनेटिकली कोई मसला तो नहीं आ रहा, लाइक डायबिटीज़ वगैरह, तो वो फिर बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। इन्वायरमेंटल में देखें इंटरनल भी आ जाएंगे फैक्टर्स, एक्सटर्नल भी आ जाएंगे, तो एक बार आपने खुद पढ़ लेना है।
लाइफ़स्टाइल में बताएँगे देखें अगर बंदा हेल्दी लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहा है, कोई सिगरेट वगैरह या एटसेट्रा कुछ नहीं पी रहा, तो ये भी डिटर्मिनेंट है, सोशो इकोनॉमिक में आ जाएगा। उसकी न्यूट्रिशन क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, हेल्थ सर्विसेज़ एटसेट्रा कुछ भी नहीं है। अब आप देखें फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ़ इंडेक्स मतलब अब उसकी फिज़िकल ज़िंदगी की जो क्वालिटी है लाइफ़ इंडेक्स, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही होगी। उसकी मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर पीक्यूआरएल देखेंगे ना, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही होगी। इंडिकेटर 3 हो गए कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से डेथ रेट कितना है, लिटरेसी वहाँ पे शऊर कितने हैं लोगों के अंदर, स्टडी कितनी है उनकी। उसके बाद लाइफ एक्सपेंड देखें 1 साल से जो ज़्यादा लोग हैं ना, मतलब जो पैदा हुआ बच्चा उसने 1 साल गुज़ारा है ना, तो उससे पहले-पहले उससे डिज़ीज़ होके अगर उसकी डेथ हो गई तो वो नहीं। अगर उसकी 1 साल से ज़्यादा एज है ना तो फिर हम कहेंगे ये वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अभी ह्यूमन देखिए डेवलपमेंटल इंडेक्स में देखेंगे हमारे पास इट इज़ डिफाइंड एज़ द कंपोजिट इंडेक्स कंबाइनिंग इंडिकेटर्स एंड कुछ खास नहीं है। देखें ह्यूमन जो डेवलपमेंट की ह्यूमन्स ने कितनी डेवलपमेंट किया है, ओके। इसमें हमारे पास 3 डायमेंशन आ चुके हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट बर्थ आ जाएगा, अडल्ट लिटरेसी रेट आ जाएगा, कुछ खास नहीं है। एक बार रीड दे लें बस, ओके। उसके बाद आपने बताना हेल्थ इंडिकेटर जो हमें बताएंगे हेल्थ हमारे पास कितनी है, तो ये जस्ट आप एक बार चैट जीपीटी कर लें या वैसे देख लें। डिसेबिलिटी की देखें एक पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग डिसेबल हैं, इन्वायरमेंटल देखें फैक्टर, मोर्बिडिटी कितनी, डेथ रेट कितने हैं, मोर्टेलिटी भी डेथ रेट में आ जाएगा, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे मतलब कि कौन कौन सी सहूलियात एक सोसाइटी के अंदर मौजूद है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कि वहाँ पे किसी आयोडीन वगैरह की या किसी स्पेशल न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, ओके। इसमें आपने ये एक बार खुद रीड कर लेना है। देन डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स मतलब किसी भी मतलब जो सोसाइटी के अंदर कितने लोग डिसेबल्ड है ना, तो ये हमारे पर डिपेंड करेगा कि इवेंट टाइप इंडिकेटर होते हैं और एक पर्सन टाइप इंडिकेटर होते हैं। तो बस जस्ट नाम याद कर लें, कुछ खास नहीं है। अब एमसीक्यूज जो भी हैं एक बार आपने एक बार ज़रूर करना है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए हर टॉपिक के बाद में। अब डिजीज़ काजेशन के बारे में बताएंगे। हमारे पास डिजीज़ काज कैसे होती है, डिजीज़ जो काजेशन डिपेंड कर रही होती है जब भी हमारे पास कोई ना कोई बाहर से पैथोजन वगैरह आके हमारे पास अटैक करता है। अब नेचुरल हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, एक होती है प्री पैथोजेनेसिस फेज होती है और एक होती है पैथोजेनेसिस फेज। अब जो प्री पैथोजेनेसिस फेज होती है ना, इसमें हम बताएंगे कि मैन इज नॉट इन्वॉल्व बट ही इज देखें इसके अंदर बंदे को डिजीज हुई नहीं होती, लेकिन वो एक्सपोज हुआ होता है रिस्क फैक्टर्स के ऊपर। मतलब देखें उसे टाइफाइड फीवर नहीं है लेकिन उसे रिस्क फैक्टर हैं कि उसे इन कुछ दिनों के अंदर हो सकता है अगर वो चीज़ों को जो जो काम कोई भी एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे ना छोड़े, ओके। और पैथोजेनिक में आ जाता है, अब उसके अंदर कोई एजेंट आ गया पैथोजेनिक एजेंट, तो अब वो उस बंदे के अंदर डिजीज काज करेगा, तो हम कहेंगे ये पैथोजेनिक फेज है। जर्म थ्योरी में पहले आपको एक होती है, हम कहते हैं इसे कहते हैं एपिडर्मोलॉजिकल ट्रायड। इसमें क्या होता है देखें हमारे पास एजेंट होता है जिसके मतलब जो काज करा रहा था कोई भी डिजीज, अब वो जाता है इन्वायरमेंट के अंदर जाता है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट से वो सीधा अपने होस्ट के अंदर चल जाता है, तो हम इन तीनों के अंदर कोई भी एक चीज़ एब्सेंट होगी ना तो हमें डिजीज नहीं होगी। आपके अंदर यही लिखा गया है, आपके जो लिखा गया ना एपिडर्मोलॉजिकल ट्रायड। तो वेब ऑफ देखिए वो कह रहा है वेब ऑफ डिजीज काजेशन के देखें पूरी चेन होती है, उसी की वजह से हमें डिजीज होती है। एज देखिए एक खाली फैक्टर नहीं होता, वो कह रहा है एक पूरी चेन होती है। देखिए इफेक्ट नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल काज, ये डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ चेन ऑफ काजेशन, को काफ़ी चेन होती है जिसकी वजह से हमें डिजीज होती है। अब ग्रेडियंट ऑफ इन्फेक्शन एटसेट्रा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आपको एक चीज़ बतानी थी, जर्म थ्योरी ये साइंटिफिक थ्योरी है जो कि कहती है कि जो जितनी भी डिजीज है ना जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह से वो काज हो रही होती हैं, बैक्टीरिया या वायरस वगैरह से, कुछ खास नहीं है यहाँ से करने वाला। बाकी जो मैं करवा रहा हूँ वो आपने एक बार सुन जरूर लेना है। अब डिजीज प्रिवेंशन में बताना है, एक होती है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, होती है प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन। अब प्राइमोडियल प्रिवेंशन में देखें कि हम मेनली कि अब कोई डिजीज आई नहीं है हमारे अंदर लेकिन हम ना उसकी उससे आने से पहले से ही उसकी प्रिवेंशन कर रहे हैं, वो प्राइमोडियल में प्रिवेंशन में आ जाएगा। प्राइमरी प्रिवेंशन में मेनली हम देखेंगे कि वैन रिस्क हमारे फैक्टर देखें जब हमारे पास रिस्क रिस्क वगैरह आर प्रेजेंट बट डिजीज देखें रिस्क हमें है कि हमें डिजीज हो सकती है, लेकिन अब हमारे पास डिजीज हमारे अंदर नहीं है, तो देन हम प्राइमरी प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे। उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर हम बताएंगे कि अगर डिजीज हो गई है ना तो इसमें हम ना इसकी डायग्नोसिस लैब डायग्नोसिस वगैरह करवाएंगे। टर्शरी प्रिवेंशन में हम बता रहे होंगे देखें वो हो गया पैथोजन भी वगैरह होगी हुई है, तो हम इसमें ट्रीटमेंट की तरफ जा चले जाएंगे स्पेसिफिक ना। 5 लेवल ऑफ इंटरवेंशन जस्ट रीड करें, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखें मेन एमसीक्यू या एससी को आएगा तो यहाँ से ही आएगा एमसीक्यू आएगा इधर से। लेकिन देखें लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बॉडी को बचाना है तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में जब भी वो आपकी स्टेटमेंट में दे रहे हैं ना कि लैब डायग्नोसिस करवाओ या ट्रीटमेंट करवाओ, तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाएगा। और जो हम वो वैक्सीनेशन कराते हैं वो भी सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाएगा। टर्शरी जो होता है ना इसके अंदर डिसेबिलिटी लिमिटेशन का दो और रिहेबिलिटेशन, ये टर्शरी हमारे पास प्रिवेंशन के अंदर आ जाएगा। कंट्रोल ऑफ डिजीज़ के आप डिजीज़ को इंसिडेंस को कम कर दो, ड्यूरेशन को कम कर दो, इन्फेक्शन को ही कम कर दो, एक्सेट्रा कुछ खास नहीं है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन, जस्ट एक रीड दे लें। उसको टाइप ऑफ सर्विलेंस ये भी जस्ट एक रीड देने वाला टॉपिक है और खास नहीं है यहाँ से भी। बीएस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि बिहेवियर साइंस में अब बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर।
अब वो जेनेटिक्स के ऊपर बिहेवियर अपना डिपेंड कर रहा होता है। बिहेवियर है क्या कि ये हमारे फिजियोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एक इंसान सोचता कैसे है, फील कैसे करता है, उसके ऊपर जो फील कर रहा है उसको बिहेव कैसे करता है। ओके, तो यहाँ पे जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब वो उसके अंदर सोशल बिहेवियर कैसा है, ब्रेन के अंदर उसकी सोचने के अंदर पावर्स कैसी हैं, सोशल स्किल्स कैसी हैं। ओके, हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए आपको पता है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जब हार्मोन्स के अंदर इम्बैलेंस होता है ना, तो हमारे पास हमारा बिहेवियर बदल जाता है। इवोल्यूशनरी प्रोसेस देखें, जब हम डेवलप होते जाते हैं तो हमारे पास हमारी बात करने चीज़ का माहौल बदल जाता है। और कहते हैं न्यूरोबायोलॉजी ऑफ मेमोरी ऑफ इमोशंस एटसेट्रा, कुछ नहीं है, एक रीड दे लें जस्ट इमोशन स्लीप, ये सारे आपके पास प्रोसेस हैं आपकी थिंकिंग के लिए से एटसेट्रा। उसके बाद आपका जस्ट रीड एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन सा हो सकता है, फिजिकल हेल्थ होती है। देखिए आप फिजिकल हेल्थ है ना, अब उसका हमारे पास एक इंडिविजुअल के ऊपर इफेक्ट किया, उसकी फैमिली के ऊपर इफेक्ट किया और साथ में सोसाइटी के ऊपर। अब एक बंदा फिजिकली ख़राब है ना, बीमारी है उससे कोई भी, तो डिक्लाइन हो जाएगी उसकी हेल्थ के अंदर, फैमिली के अंदर ऊपर बर्डन आ जाएगी। देखिए एक बंदा कमा रहा है वो कम हो गया, अब उसके फैमिली के ऊपर बर्डन आ जाएगा। अब देखिए जो सोसाइटी के ऊपर देखिए इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, देखिए जो बंदे जो हेल्थ केयर है ना उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर ज़्यादा लोग बीमार होंगे। मेंटल हेल्थ भी देख लेंगे, इसी तरह सोशल फंक्शनिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, जस्ट एक बार रीड दे लें। जस्ट आपने एमसीक्यूज़ के लिए देखना है इसे, और इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से यही है डिसऑर्डर्स आपके। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, जब हमारे पास हम इंसान देखें छोटा सा काम होता है उस हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ना। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास डिजीनेस हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, अटैक हार्ट अटैक भी हो सकता है, मिक्स एंजाइटी डिप्रेशन क्या होता है, हमारे पास मूड लो होता है, लो हमें खुशी भी फील नहीं होती है एक्सेट्रा। साइको बाकी एक बार रीड दे लें। अब यहाँ पे साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, देखिए इसमें हमें हेलुसिनेशंस होती हैं, हमें लगता है कि हमें कोई डिफरेंट वॉइस सुनाई दे रही है, या वो हमें बंदा आवाज़ें दे रहा है एक्सेट्रा ना, या हमें कुछ डिफरेंट चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। डेलोरिज्म में हमें क्या होता है, डेलोरियम में कि हमें कन्फ्यूजन रहती है, हमारी मेमोरी ख़राब हो जाती है। ओके, भूलने लग जाते हैं चीज़ों को। बाईपोलर डिसऑर्डर क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, हमें अल्टरनेट एपिसोड होती हैं, मैंने मतलब मैं ऐसे ही बैठे बैठे हम हंसने लग जाएंगे और थोड़ी देर बाद हम दोबारा परेशान हो जाएंगे। तो ये बाईपोलर डिसऑर्डर है। इसी तरह एक दो ऊपर है वो जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको करवा दिया। अब हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एक होता है पैरानोइड, जिसे अपना सिर्फ अपना आप पसंद होता है, वो दूसरों को कुछ भी नहीं कहता। एक होता है शाइज़ॉइड, लेकिन इसे दूसरे लोग नहीं पसंद होते, ठीक है, सिर्फ अपनी तरफ तक ही होता है ये। एक होता है हमारे पास साइकोपैथिक कुछ लोग होते हैं, ठीक है, अब इन्हें दूसरों के काम से कोई कंसर्न नहीं होता, वो जो मर्जी करें, किसी के रिलेशनशिप से हट सकता, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन्हें। अब कुछ होते हैं इमोशनली अनस्टेबल लोग, इनके अंदर बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा वगैरह नहीं आता, ठीक है, उनके अंदर कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते, ऐसे कि अपने आप को ही हार्म पेन वगैरह देते रहेंगे। एनजीएस और एविडेंट कुछ खास नहीं, उसके बाद हिस्ट्रोनिक कुछ खास नहीं है, जैसे एक रीड और देन आपका ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट हम बताएंगे रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन वेरियस इलनेस। अब साइकोलॉजी का क्या रोल होता है, तो एक बार इस टेबल को देख लें जस्ट, और यहाँ से नहीं कुछ करने वाला। एमसीक्यू हर टॉपिक के करिएगा, और बीएस के अंदर ही देखें आपका बिहेवियरल फैक्टर्स, कौन से फैक्टर हैं जो ट्रीटमेंट के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं, मेडिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एटसेट्रा, जस्ट रीड, नथिंग इंपॉर्टेंट। उसके बाद पेलिएटिव केयर देखें, अब हमें लग पता है ना एक बंदा उसे कैंसर हो गया, उसका लास्ट स्टेज कैंसर है, उसको ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, तो हम पेलिएटिव केयर देंगे। पेलिएटिव केयर में क्या होता है कि हम देखें उसे ऐसी मेडिकेशन देंगे जिससे उसे दर्द कम हो जाए, उसकी ज़िंदगी के जो आखिरी दिन है ना वो सुकून से गुजार पाए ना। ये मेनली हम इसमें फिजिकल एक्सरसाइज आ जाते हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट आ जाती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट। ओके, इसमें मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, सिम्टम जो उसकी आ रही होंगी उससे ट्रीट करेंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे एक्सेट्रा। जस्ट ये एक बार देख लें। स्ट्रेस क्या हो सकता है, हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर डिफरेंट स्ट्रेस होते हैं, उनकी डेफिनेशन डिफरेंट होती है। ओके, अब एजिंग क्या होती है, हमारे पास बॉडी के अंदर बुढ़ापा जो आता है, देखिए जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता है, बड़ा होता जाता है ना, तो आपको पता है जब सेल डिवाइड होता है ना उसके अंदर टीलोमर शॉर्ट होते जाते हैं ना, तो जैसे जैसे टीलोमर शॉर्ट हो जाते हैं ना, तो हर डिवीजन के साथ वो छोटे होते हैं, तो अब वक्त आता है कि अब वो खत्म हो जाते हैं, देन हम कहते हैं ये हमारे पास एजिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। एजिंग के अंदर मेनली हमें वो क्या होगा, रिंकलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, और मेनली बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, तो आपने वहीं से करना है, तो जज़ाकल्लाह, आपका टॉपिक यहीं से खत्म हो जाता है, मॉड्यूल 1।